फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नोट करिए क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर Z from his house property. Actual rent 40,000 per month. 40 नहीं कर रहे हैं, 40 नहीं, इसको चेंज करना है। नहीं, 60,000 पर मंथ। हाँ, फेयर रेंट वैल्यू FRV 7 लाख पर एनम। म्युनिसिपल वैल्यू 6,50,000 पर एनम। स्टैंडर्ड रेंट SR 6,75,000 पर एनम। म्युनिसिपल टैक्स paid by Mr. Z rupees 50,000 for current year ब्रैकेट में previous year and rupees 20,000 for the last previous year. फिर उसके बाद फिर है म्युनिसिपल टैक्स paid by tenant rupees 30,000 for last previous year. PY मतलब previous year, last previous year. ठीक है ना, बस इतना इंफॉर्मेशन है मेरे सामने। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको फॉर्मेट के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आपको निकालनी है, ये निकालिए। उसके बाद हम आपको जो केसेस थे ना सिचुएशन, वो भी कवर करा देते हैं आपको। फिर आपके इसके बाद हम बुक पर आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा फटाफट। फिर बचेगा इंटरेस्ट ऑन लोन की टॉपिक, वो तो पूरी क्लास लगेगी हमारी, पूरी क्लास समझाने लगेगी हमारी। एक सिस्टम सेट होता है, डायग्राम बनाएंगे हम उसका आपके लिए। कितना आया महेंद्र जी? पिछले बार में कराया था, जितने बच्चे उतना आंसर आया, तो हमको अच्छा नहीं लगा।
ना, तो आंसर सबका एक आना चाहिए था ना। कोई थोड़ी थोड़ी आप लोग गलती कहीं मिस्टेक कर रहे थे, सिली मिस्टेक, वो आज नहीं होनी चाहिए। एक बार में हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप जीबी निकालिए, फॉर्म चेक करिए, और सब बच्चों का आंसर एक टाइप आना चाहिए, अलग अलग बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। सर आज दो का लास्ट डेट है ना 20 पेमेंट कर दिए वो। हो गया बताओ। चलो हम करते हैं, हम कर दें महेंद्र। लो नंबर ये भी आ गया, हम भी कर दें। सब बच्चे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। चलो हम लगा देते हैं। समीर जी नोट कर लिए, समीर जी नोट कर लिए। यस सर कर लिया। चलिए तो पहले निकालिए कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए चलिए कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। इसमें स्टेप से आपने स्टेप लिखा था, देखिए स्टेप 1, स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 क्या था आपका, FRV पूरा इतना पड़ेगा हमको, कितने बार लिखे हम लोग, FRV या MV, क्या होना चाहिए दोनों में से लोअर, इसको पकड़ते हैं, क्यों सुबह ये नहीं करते हैं, पता है FRV कितनी थी सर? हायर है ना, लोअर कहाँ है? ये लोग तो लोअर कह रहे हैं, ये लोग तो लोअर कह रहे हैं, क्यों नहीं बोले सर? FRV और MV हायर। हायर, तो जागो भैया, काहे सो रहे हो, बताओ हमको, ठीक है ना, हायर। चलिए ओपन करो, हायर, तो कितना था इनका बताइए, FRV कितनी थी इनकी, FRV दिया 7 लाख है। लाख रुपए, MV थी 6.5 लाख रुपए, यहाँ लिखेंगे ना हम, यहाँ पे बोलेंगे 7 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए, दोनों में 7 लाख, तो 7 लाख यहाँ पर ले लिया, स्टेप फाइनल मेरा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप 2 की। अब जब हम स्टेप 2 की बात करेंगे, और SR whichever is lower। हाँ, तो यहाँ हम बात करना होगा स्टेप 2 पर हम लोग, तो हम कहेंगे स्टेप 1 में जो वैल्यू आई है वो स्टेप 1 वैल्यू, स्टेप 1 वैल्यू तो 6,50,000 आएगा, और SR, इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा, जो विचेवर इज लोअर। और आपको पता है स्टेप 2 पर हमारे, स्टेप 2 पर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की इनहेरेंट कैपेसिटी मालूम चल जाती है, तो कम से कम कोई प्रॉपर्टी इससे इतना तो कमाएगा,
इतना अर्निंग करे, इससे कम नहीं कर सकता। यानी गवर्नमेंट भी क्या करती है, कभी तुम नोटिस करना स्टेप 2 से कम पर कभी जीबी नहीं आती। जब भी जीबी आएगी या तो स्टेप 2 वाली आएगी वैल्यू या उससे ज्यादा आएगा, स्टेप 2 के नीचे कभी नहीं जाता। यानी मकान की वैल्यू की, हाउस प्रॉपर्टी की इनहेरेंट कैपेसिटी यानी कमाने की क्षमता जो है स्टेप 2 पास मिलती है हम लोगों को कम लगे, इससे कम कभी तो नहीं लगेगा, जब इससे ज्यादा लगेगा। तो स्टेप 1 में कितना हम लोग आया था, 7 लाख रुपए आए थे, 7 लाख और 6,75,000। इन दोनों में कौन सा लोअर हो गया? सर 6,50,000 है। 6 लाख एसआर तो ये ना है, देखो ऐसा लिखा मैं यहाँ पर, ऐसा लिखा है 6,72,000 लिखा मैं यहाँ पर, तो ऐसा 625 हो गया और वैल्यू यहाँ 7 रख लिया हमने, तो 7 लाख और 5.7 में कौन छोटा हो गया, इसका मतलब 6,75,000। सुबी गलती करी, कितना आसान काम हम लोग कर रहे हैं फिर भी गलती क्यों हो जा रही है? क्यों सुबी जी, कहाँ गलती हो गई? क्लियर हुआ भी नहीं हुआ अभी? सर नंबर गलत देख लिए। हाँ तो सही से देखिए, स्टेप 3 पे आइए। स्टेप 3 में क्या था, स्टेप 2 की वैल्यू, स्टेप 2 में जो हम लोग फाइनल किया है और एक्चुअल दोनों में क्या हो जाए, जो 7,20,000 जो हायर हो जाए। तो एक्चुअल कितना था भैया, स्टेप 2 में कितना था हम लोग, 6,75,000 और 7,20,000 कितने महीने थे, 60,000 इंटू 12 कर दो, कितना आ गया 7,20,000। यानी घुमा फिरा के देखा जाए तो सबसे ज्यादा 7 लाख की एक्चुअल वाले क्या हो गया, कैपेबिलिटी हो गई। अगर मान लो यहाँ पर जो लिखे थे 40,000 रुपए तो आता 4,80,000 रुपए, तो एक्चुअली में मिलता हमको 480, लेकिन टैक्स कितना देना पड़ता हमको 675 पर, क्योंकि इससे कम वो नहीं लेंगे, भले एक्चुअल कम हो जाए, भले आप फ्री में दे दीजिए मैं गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा। क्या दिया आप सही है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपने थोड़ी डिस्काउंट दिया, कम दे दिया तो आप सही है, क्यों आपने दिया? हम तो इनहेरेंट कैपेसिटी स्टेप 2 से नीचे तो नहीं जाएंगे, इससे ऊपर चले जाएंगे। अधिक देना होगा तो दे दो, कम नहीं लेंगे। बोलो ऐसा है? गवर्नमेंट का नियम होता है, सबका नियम होता है। तुम्हारी बात करें, अपनी बात करें, हर आदमी सिस्टम बनाता है, वही लॉ बन जाता है, वही ना नियम है ना। तो मान लो हम महेंद्र जी से कह रहे हैं, महेंद्र जी आपकी फीस ड्यू हो गई है, इस महीने की फीस पे कर दीजिए। तो महेंद्र जी कहते हैं सर हम तो 5 महीने की फीस लेकर के आए हैं, ठीक है 5 दिन हम जमा करना चाहते हैं, तो एक बार बताओ, तो हम 5 ले लेंगे या कहेंगे नहीं नहीं सिर्फ 1 दो 4 मत दो, ले जाओ बाद में देना, अभी क्यों दे रहे हो, एडवांस क्यों दे रहे हो, ऐसा हम बोलेंगे या हम ले लेंगे? क्या लगता है आपको, सुबी जी क्या लगता है आपको? सुबी जी क्या लगता है? विच एवरेज ऑलवेज क्या होता है, हायर। सुबी सुन पा रही हो, हायर। जब हायर मिल रहा है तो ले लेंगे ना, वरना थोड़ी करेंगे हम, ठीक है ना, हम थोड़ी कहेंगे जाओ जाओ चलो, पता नहीं बाद में उसका मन करे ना करे, लोअर हो जाए तो अभी हायर ले लो पट से, लेकिन मिनिमम जो रहेगा 1 मंथ, उससे क्या सर खाली क्या है आधे महीने के लेकर के आए, तो अब तो नहीं लेंगे हमारे में, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, मिनिमम लेवल तो स्टैंडर्ड चाहिए ना हमको, एक जो हमको जो मेरा होता है स्टेप 2 वाली तो लेंगे, चाहिए हमको, इससे कम कभी ले जाएंगे, इससे ऊपर चले जाएंगे, ये गवर्नमेंट भी कर रही है। तो ये आप ये जो आपका वैल्यू आई, ये फाइनली जो वैल्यू आई हाई वाली, ये क्या बन गई, यही आपकी कहलाती है GAV, ठीक है ना। ठीक है, हमने आपको दिन सारा जितना बन सकता है केस अलग से हमने आपको एक बनाया, अलग से क्लास, एक्स्ट्रा क्लास जो आपने भेजा हमने आपको, ऑल द सिचुएशन ऑफ GAV, ठीक है ना। तो सर पूछ रहा है सर ये गांव वैल्यू क्या है, वो GAV गांव पढ़ रहा था, ठीक है ना, तो इसको गांव मत पढ़िए, ये क्या है, ये GAV है, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको गांव मत पढ़िए आप, और आपने किया ही नहीं तो जाहिर क्या हुआ, गांव कर गया, गांव नहीं रहते हैं हम, नहीं करेंगे, तो कोई क्लास नहीं किया, जब एक्स्ट्रा क्लास हमने दिया कल आपको संडे के लिए, क्या आप संडे एंजॉय करेंगे, आप नहीं किया ना आपने, कहाँ इनको तो नहीं गया, सब पर गया है। चलो हाँ पुराना है, सोचे गांव की क्लास है, गांव क्लास थोड़ी थी वो, शहर की थी और सब की थी, GAV थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब आइए फॉर्मेट पर, तो पूरा लिखना पड़ता है ऊपर ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द ईयर एंडेड, लिखें, लिखो इनकम फ्रॉम, कैसे लिखेंगे अब, तो फॉर्मेट बनाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बना लियो क्या महेंद्र, हाउस प्रॉपर्टी और
फॉर द असेसमेंट ईयर कब का है 2021-22 मतलब प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है ना। इसमें ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर आप काम करिए, चलिए किया जाए। तो पहले बताइए आपका वो क्या था, आपका GAV। पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग GAV, कितना GAV मतलब क्या हम लोग की 7,20,000 क्रॉस एनुअल 7,20,000 लिखा हमने। इसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स, वो कितना था। अब रही बात म्युनिसिपल टैक्स, अब बताओ इस क्वेश्चन में आप लोग यही समझना था, मैं समझना इसे क्वेश्चन था आपको कि म्युनिसिपल टैक्स के लिए हमने कुछ नई फॉर्म्स डाल दिए थे यहाँ पर। हमने लिखा है पेड बाय ZB जो कि ओनर है 50,000 रुपए, और भी क्या इस प्रीवियस ईयर के लिए मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 का होगा, प्रीवियस 21-21 का होगा, ठीक है प्रीवियस ईयर था जिसका काम कर रहे हैं। और 20,000 रुपए वो पेमेंट किया है जेड नहीं लास्ट प्रीवियस मतलब प्रीवियस ईयर के लिए 2 साल का था, मतलब 19-20 साल का भी रहा होगा, पिछले बकाया रह गया हो, नहीं पेमेंट हुआ होगा, तो इसका पेमेंट क्या किया ना इस साल कर दिया। तो इस बार का भी किया 50,000 और पिछले साल का भी किया 20,000 रुपए, 2.70 पेमेंट आई। अच्छा आपके साथ कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पर नई चीज आप सिखा रहे हैं, आज की क्लास में नया सीख रहे हैं आप क्या कि सर यही क्वेश्चन पसंद करें एग्जाम में 1 पॉइंट बढ़ा देगा, आप फंस जाएंगे 1 पॉइंट, क्योंकि पहले स्टेप पे लेस करना होता है, वहीं अगर गलती हो गई तो आगे का स्टेप भी क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। जो निकाले 30% एनएवी का वो भी गलत निकल जाएगा, नंबर कट जाएगा आपका। तो बी केयरफुल कि क्या करना है सर, हमको ये 50 लेना है, ये 20 लेना है, या दोनों लेना है, दोनों नहीं लेना है, या जो टेनेंट पे किया हुआ है इनका टेनेंट भी पे की किराएदार पे किया हुआ है 30,000 रुपए, वो भी लास्ट ईयर का, इस साल का नहीं है, पिछले साल का बकाया 30,000 वो दे दिया, ठीक है ना। अब इन 3 अमाउंट में से कौन से अमाउंट सुभी समीर हम लेस करें बताओ। 15 + 20 सलब कौन से अमाउंट लेस करोगे दीक्षांत, क्या कह दिल दिमाग में क्या कह रहा है, सुभी जी बोलेंगी कि नहीं। सर जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर वाला उसको सर ऐड करेंगे ना, हाँ तो 50 या 20,000। क्योंकि आप जानते हैं हमने बताया था आपको म्युनिसिपल टैक्स 2 शब्द थी, एक तो पेड हो और दूसरा पेड बाय ओनर हो, पेड हो और पेड बाय ओनर, तभी 2 शब्द पूरी होंगी तभी लेस होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा रिएक्शन आपको। तो पहली बात जो टेनेंट किया हुआ है 30,000 रुपए, अब वो चाहे करंट ईयर का हो चाहे लास्ट ईयर का हो, उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है कि पेड बाय टेनेंट हमें कोई लेना नहीं उससे, हम लेस नहीं करेंगे, चाहे टेनेंट ने पेमेंट किया है चाहे जब कभी हो, छोड़ दो उसको नहीं लेना है। अब रही बात ओनर की, वो चाहिए होगा। अब यहाँ भी 2 मीटर फंस गया, ओनर ने कहा तो लेना है पर उसमें 2 दे दिया, करंट भी दिया है लास्ट भी दिया है, तो क्या लें, करंट लेंगे लास्ट लेंगे दोनों ले लें, तो हम यहाँ दोनों ले लेंगे, क्योंकि जब वो पेड होता है तभी क्या होता है रिएक्शन मिलता है, लास्ट ईयर पेड नहीं हुआ होगा तो लास्ट ईयर उसको रिएक्शन नहीं मिला होगा, पूरा टैक्सेबल हो गया होगा। इस बार पे किया है, उनका कहना है जब आप पे करें तभी रिएक्शन देंगे, नहीं किया नहीं मिला होगा, इस साल पे कर दिया तो जितना पे किया है पूरा क्या मिल जाएगा, इसी बार मिल जाएगा आपको। तो आप लेस कर लीजिए, आइए कितना हो जाएगा अमाउंट वैल्यू हो जाएगी, इन दो की जोड़ लीजिए, कितना अमाउंट था 50,000 और प्लस 20 सिर्फ ओनर का, ठीक है ना। ओनली क्या ले रहे हैं हम लोग, पेड बाय ओनर, ओनली पेड बाय ओनर ही लेंगे, बाकी सब नहीं लेंगे, ठीक है। जोड़ो कितना हो गया बताओ, हाँ 70 हो गया, इसको लेस करो कितना बचा, हाँ देखो 7, 20, 45 के तो 65,000 बचा इनका, लाख में चले 1,000 में, ये कहाँ से बढ़ गया बच्चा 6,50,000, चलो 6,50,000 हो गया पेमेंट, ठीक। ये जो बचा ये क्या आया, उसका क्या नाम दें, एनएवी, इसका नाम देंगे हम लोग एनएवी, ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई है। अब इसमें से क्या करना होता है हम लोगों को, दीक्षांत जी क्या करना पड़ता है इसमें, हम लोग यहाँ पर लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है ना। तो क्या होगा अंडर सेक्शन 24A, 24A के जब हम लोग डिसीजन देंगे इसका क्या होता है
30% ऑफ NAV। गवर्नमेंट फ्लैट 30% हमको डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, तो 30% ऑफ NAV गवर्नमेंट फ्लैट देती है। जो भी आप रिपेयर मेंटेनेंस जो खर्चा कराते हैं ना, तो कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन कभी दे भी दिया जस्ट लीव, उसको कुछ नहीं करना होगा आपका कि व्हाइट वॉशिंग कराए हैं दिवाली पर, कि मरम्मत कराए हैं, प्लास्टर कुछ भी कराए हैं, आप कुछ नहीं मिलेगा। उन सबके बदले में आपको 30% NAV का फ्लैट मिल जाएगा। निकाल लो, यानी कि 1,95,000। 6,50,000 रुपए का 30%, 1,95,000। 1,95,000। सबका आ रहा है नहीं आ रहा है? लेस करो, अब क्या बचा? 4,55,000। अब इसी में डिडक्शन एक और मिलता है 24B का, सेक्शन 24B मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन लेकर के प्रॉपर्टी बनवाया हुआ है, जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी लेस होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तो 24B हम नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हम वो भी सिखाएंगे आपको। यहाँ तक हम समझते हैं कि आपका पक्का जरूर हो रहा होगा। तो इसको क्या बोल, यही आ गया, ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपकी इनकम आ चुकी है। देखो कितना आसान चैप्टर है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल है, हल्का सा आपको बनना पड़ेगा टेक्निकल, तभी आप ये कर पाओगे। जरा चुके गया, तो इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है करने में। थोड़ा बस सिर्फ लेबर कम करना है, माइंड थोड़ा लगाना है। अब कोई क्वेरी आ रही है सुबह जी, तो हमसे आप पूछ सकती हैं। सोनल जी कोई क्वेरी है? समीर जी कोई क्वेरी है या क्लियर हो गया? सब नोट हो गया? सब कुछ नोट हो गया? कोई बचा? सब नोट हो गया है? क्या बोली? क्लियर है। क्वेश्चन ये आपका जीवी निकालना का तरीका, जो कि आपकी बुक में देखोगे अभी, तो सीधे जब बस क्वेश्चन देता है सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अब पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ आप बोले तो आएगी, तब तो आएगी। हम कहीं क्वेश्चन देता है एग्जाम में, या आपके बुक में, जो आपके पास बुक है, क्वेश्चन रहेगा और सीधे क्या करेगा, यहाँ स्टार्ट करेगा, जेबी स्टार्ट हो जाएगा। अब हैरान पसंद रहो, कभी कुछ तो हमने आपके लिए सिखा दिया, आपको जेबी स्टार्ट निकलना है आपको स्टेप वाइज। अच्छा, इसमें भी क्या था, अभी इसमें वैकेंसी अलाउंसेस मिलता है, या किराया न मिला अनरिलाइज्ड हो गया हो तो भी, तो क्या होगा, इसमें भी दोनों ही हो जाए साथ में तो क्या होगा। ये तो सब मान लिया, 12 में किराया उठाते था प्रॉपर्टी हमारी, ये समझ में आ गई आप लोगों को। अभी 3 केस मेरा और बच रहा है, एक केस हो गया था, 3 केस मेरा और भी बच रहा है अभी। तो क्या उसके आगे बढ़े हम लोग, करा दें उसको हम तीनों केस? हाँ, वो तीनों केस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे, चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, 4 केस में बनाए सिचुएशन अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से। एक तो हमने करा दिया नॉर्मल, जो जिसमें क्या होगा, ऑल एवरीवेयर क्या करना है आपको, हर समय, मतलब पूरा 12 महीने का उठा था प्रॉपर्टी, लेट आउट किया गया था, और कोई भी क्या था उस पर, न तो वैकेंसी थी और न ही इस पर क्या थी, कोई अनरिलाइज्ड था, पूरा प्रॉपर्टी मिल गया, इंटरेस्ट मिला था, रिटर्न मिला था हम लोग को। नॉर्मल केस था, दिखाया था ना, व्हेन प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एंड नो वीए नो यूए नो यूआर, दिखाया था ना। क्यों, क्या नाम तुम्हारा? बुक में ना खोजो, परेशान हो जाओगी। जो करा रहे करते जाओ, खाली क्वेश्चन लगाना बुक से, वरना फिर मेरे पास क्या करने आई हो। हाँ, वहां तो तुम खोजते रह जाओगी। जितना करा रहे कर लो, तुम्हारा कंफर्म तुम्हारा हो जाएगा। इससे आसान तुम्हें कभी कोई करेगा भी नहीं, जान लो। सब अपने तरीके से करा रहे हैं, सब मेरा खुद रिसर्च किया हुआ, वरना उठाते किताब हम भी, और किताब जैसे दिया हुआ है वैसे ही हमें सब डील कर लेते हैं एग्जाम्पल वाइज। तो ऐसे नहीं कर रहे हैं हम, सब तुम्हें अपना स्टेप दे रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। अब डालो हेडिंग, तुम लोग 1 तो कर चुके थे, डालो अब क्या लिखते रहे तुम लोग, केस लिखते रहे, सिचुएशन लिखते रहे? केस लिखे थे, डालो केस 2। केस 2, when property is let out
let out throughout the previous year, and पहले क्या करोगे, पहले क्या लिखवा दें, पहले वैकेंसी करा दें या पहले यूआर करा दें, बोलो। अच्छा, लिखिए when properties throughout the previous year and if there is any unrealized rent, यानी कोई ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें कि आपकी क्या हो जाए, रेंट आपको नहीं मिल पाया, किराएदार ने आपको पैसा नहीं दिया किसी वजह से, यहाँ पर रूल 4 लगता है। रूल 4 आप फॉलो करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का, तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज रूल 4 क्या होता है पहले कैसे तो समझा देते हैं। यहाँ लिखिए स्टेप 1, यहाँ स्टेप वाइज काम किया जाए। स्टेप 1 तो सर वही रहेगा, FRV और MV दोनों में क्या हो जाए, जो दोनों में हायर हो जाए। फिर स्टेप 2, स्टेप 1 वैल्यू और SR, इन दोनों में क्या हो जाए, लोअर। यानी एक बात ध्यान दो, कोई भी केस आ जाएगा ना, ये मेरा पहला दूसरा स्टेप हमेशा कॉमन रहेगा, सिर्फ सबके लिए रहे, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट इससे कम पर लेगा ही नहीं ना, इसलिए तो नहीं होना है। अब आइए स्टेप 3, स्टेप 3 भी क्या करते हैं, स्टेप 3 क्या करते हैं हम लोग, सर एक्चुअल वैल्यू लेते हैं। और स्टेप 2, तो स्टेप 2 की वैल्यू, स्टेप 2 वैल्यू और एक्चुअल, हाँ विच एवर इज हायर, ये हो गया। स्टेप 4 पाइए, यहाँ स्टेप बढ़ जाएगा आपका। स्टेप 4 में आएंगे और यहाँ हम लोग लिखेंगे कि स्टेप 3 वैल्यू, स्टेप 3 वैल्यू जो आपकी आई थी, मतलब क्या आई थी आपकी, यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपकी, जेबी आ जाती है ना आपकी, ये आ जाती है, ये वैल्यू माइनस करेंगे इसमें से आप अनरियलाइज रेंट, ठीक है ना, इसमें से आप अनरियलाइज रेंट को माइनस करेंगे जो नहीं मिल पाया था जेबी में से आने के बाद, इससे क्या मिल जाएगा आपको, छूट मिल जा रही है आपको। अच्छा, ये होता क्या है वैल्यू, इसमें रूल 4 फॉलो करना पड़ता है। रूल 4 मतलब होता है अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन जिससे लेस हो रहा है, टैक्स कम हो जा रही है आपकी, ये तभी वैल्यू उसकी होती है जब हम लोग 4 शर्तें पूरी करते हैं। इसमें शर्त ये इनकी होती है, इनकी पहली शर्त ये होती है, ये कहते हैं भाई साहब कि पहली बात तो आपने उस टेनेंट से क्या किया हो, वो हाउस आपने खाली करा लिया गया हो, ठीक है ना, वो मकान आपने उससे खाली करा लिया गया हो। दूसरा, उसको किसी और अपने, आपके पास कोई और प्रॉपर्टी है तो और प्रॉपर्टी में आपने कहीं उसकी जगह न दे रखा हो, यहाँ से निकल के वहां शिफ्ट कर दिए उसको, यहाँ दिखा किराया नहीं मिला, ठीक है, झूठ में बोल दें आप। ठीक, तीसरा, उससे रेंट वसूल करने के संबंधित सारे कोशिश प्रयास किए जा चुके हों, ठीक है ना, आपने उसका खिलाफ जो है पुलिस में केस भी किया हो, FIR भी किया हो, उनकी डॉक्यूमेंट भी हो,
ठीक है ना, सब खाली, उस मकान को खाली करा चुका है, या अगर वो खाली नहीं किया है तो खाली कराने से संबंधित सब काम कोर्ट कचहरी आपने कर लिया हो, पुलिस केस कर दिया हो, तभी वो खाली कर रहा है, या पैसा वसूल करने के लिए कर रहा है, तो सारे स्टेप्स आपने अप्लाई कर दिया है, तभी क्या होगा आपको एनालाइज